जगदीश की पत्नी दौड़ती हुई आई और पति से बोली, सुमन तो भाग गई। जगदीश दांत पीसते हुए बोला, क्या कह रही हो? मैंने कहा था ना उसका ध्यान रखना। बारात डेरे में पहुंचने वाली है। लगता है आज मेरा आखिरी दिन है। बेटी ने मेरे दुनिया से जाने का इंतजाम कर दिया है। पत्नी रोने लगी, बोली, अब क्या होगा जी? जगदीश बोला, तुम्हारे नालायक बेटे कहाँ हैं? दोनों से कहा था मैंने कि इस मूर्ख लड़की का ध्यान रखना, ये कभी भी भाग सकती है। पत्नी बोली, दोनों उसे ढूंढने गए हैं, अभी 5 मिनट पहले ही भागी है। 5 मिनट का नाम सुनकर जगदीश को थोड़ी हिम्मत मिली। बोला, तब तो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। तुम घर में तलाश करो, पीछे बाड़े में भी देखना, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। हो सकता है घर में कहीं छुपी बैठी हो और रात होने का इंतजार कर रही हो। पूरा परिवार सुमन को खोजने में लग गया। वैसे तो पूरा गांव जानता था कि सुमन और राजेश का चक्कर चल रहा है। 2 बार राजेश और सुमन के परिवार के बीच इस बात को लेकर झगड़ा भी हो चुका था। राजेश एक लोफर टाइप का लड़का था। सुमन और उसकी जाति अलग थी, मगर उसने सुमन को अपने प्रेम जाल में इस तरह फंसा लिया था कि सुमन उसके बिना जीने की सोच भी नहीं सकती थी। सुमन बहुत सुंदर थी। जगदीश ने उसके लिए एक सुंदर और अच्छे घर का लड़का देखकर उसकी सगाई की थी। वह सिर्फ 5वीं पास थी और उस दौर में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का रिवाज भी नहीं था, इसलिए गांव की प्राइमरी स्कूल के बाद सुमन की पढ़ाई बंद करवा दी गई थी। 4 बहनों में एक सुमन ही पढ़ी थी। बाकी की बहनों ने तो स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा था। सुमन उनमें सबसे छोटी थी, इसलिए उसे 5वीं पास करने का अवसर मिल गया था। खेतों में जाते समय और गांव के इकलौते कुएं से पानी भरते समय सुमन और राजेश की आंखें टकरा गई थी। बंदिशों और निगरानी में रखने के बाद भी सुमन बहक गई थी। जब राजेश रोज घर के चक्कर लगाने लगा तो बात आम हो गई। दोनों परिवारों में कहा सुनी भी हुई। सुमन के पिता को लगता था राजेश ही उसकी बेटी के पीछे पड़ा है, मगर जब बेटी की सगाई कर दी तब सुमन रोने लगी थी। बोली, शादी करूंगी तो राजेश से करूंगी, वरना किसी के साथ नहीं करूंगी। जगदीश ने बेटी को बहुत समझाया, इज्जत की दुहाई दी, 2-4 थप्पड़ भी लगाए, घर से निकलना भी बंद कर दिया था। सगाई के तुरंत बाद ही शादी की तारीख पक्की कर दी थी, मगर कहते हैं प्यार करने वाले अपने प्रेमी के सिवा किसी के नहीं होते। वही हुआ। सुमन शादी वाले दिन दगा दे गई। जगदीश और उसकी पत्नी चुपचाप उसे घर में तलाश कर रहे थे। इतने में उसके दोनों बेटे लौट आए। उनके साथ में सुमन की सहेली थी। बड़े बेटे ने कहा, बापू ये राजेश के घर के आसपास मंडरा रही थी, इसको जरूर पता है सुमन कहाँ है। फिर सुमन की सहेली से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो वह टूट गई। उसने बता दिया कि सुमन कहाँ छुपी है। सुमन घर के पीछे बाड़े में छुपी थी। बाड़े में बने छप्पर में पड़े पशुओं के चारे में उसने खुद को इस तरह से छुपा रखा था कि किसी को भी नजर न आए। सहेली राजेश को संदेश देती। उसके बाद रात को दोनों का भागने का प्लान था। जब उसे छप्पर से निकाला गया तब वह पसीने और भूसे से सरोबार होकर भूतनी सी लग रही थी। कच्चा प्लान था, इसलिए पकड़ी गई। पकड़े जाने के बाद वही हुआ जो एक हारा हुआ पिता करता है। उसने बेटी के हाथ में हथियार देकर कहा, ले पहले मेरा काम तमाम कर दे, फिर तू कहीं भी भाग जाना। उसके बाद सुमन कुछ ना बोली। वह एकदम शांत हो गई और शांति के साथ शादी की सारी रस्मों को निभाते हुए पति के संग ससुराल चली गई। शादी की पहली रात को जब पति कमरे में आया तब सुमन पूरी तैयारी के साथ बैठी थी कि अगर वह छूने की कोशिश करेगा तो साफ मना कर देगी, उससे अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता देगी। मगर उसे आश्चर्य हुआ जब पति चुपचाप आकर बिना बोले दूसरी खटिया पर लेट गया। सुमन दहेज में दी गई
खाट पर दुल्हन बनी बैठी पति को सोते हुए देखती रही। उसे बड़ा अजीब लगा कि एक ऐसा आदमी है, जवान और हसीन पत्नी से शादी की पहली रात पर बिना कोई बात किए चुपचाप सो रहा है। जब विचारों के झंझावट सुमन के मनो मस्तिष्क में नगाड़े की तरह बजने लगे, तब उसने आवाज देकर पति को कहा, सुनते हो, सो गए क्या? उसका पति अखिलेश आंख बंद किए ही बोला, नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। सुमन बोली, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। वह बोला, जानता हूँ क्या बातें करनी है, थका हुआ हूँ इसलिए कल करेंगे। सुमन का दिमाग फटने लगा। बोली, क्या जानते हो? वह बोला, यही कि तुम मेरी नहीं हो, मैं एक पराई स्त्री को ब्याह लाया हूँ। अब सुमन का दिल धक धक करने लगा। बोली, कैसे जानते हो? अगर जानते थे तो फिर शादी क्यों की? वह बोला, शादी करना तो मजबूरी थी, अगर नहीं करता तो तुम्हारे पिता की इज्जत नीलाम हो जाती, मेरे परिवार की इज्जत भी खाक में मिल जाती, खाली हाथ बारात लौटती, तब हम लोगों के वापस गांव में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता। वह बोली, ये भी बता दो पराई कैसे हूँ? वह खाट पर बैठता हुआ बोला, एक राजेश नाम का शख्स आया था बारात के डेरे पर, खुद को तुम्हारा आशिक बता रहा था, बोल रहा था तुम उसकी हो, तुम उससे प्यार नहीं करती बल्कि उसके साथ बहुत बार सोई भी हो, इसलिए मैं तुमसे शादी ना करके चुपचाप वापस घर चला जाऊं। सुमन का दिमाग साए साए करने लगा। वह बोली, आपने उसे क्या जवाब दिया? अखिलेश बोला, तुम मेरी होने वाली पत्नी थी, तुम्हारे बारे में कोई अनाप शनाप बोले ये मैं कैसे सहन कर सकता था? मैंने उसे कहा कि तुम जैसे सड़क छाप की बात पर मैं क्यों यकीन करूं? वह तुम्हें नहीं मिली इसलिए उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। अंगूर खट्टे तभी लगते हैं जब पहुँच से बाहर होते हैं। सुमन कृतज्ञ भाव से बोली, जब आपने उसकी बात पर भरोसा ही नहीं किया तब मैं पराई कैसे हो गई? अखिलेश उदास होकर बोला, तुम घर से भागने के लिए छप्पर में जा छुपी थी, ये बात भी पूरा गांव जानता है, पड़ोसियों ने पूरा नज़ारा अपनी आंखों से देखा था, तुम्हारे आशिक ने ये बात भी मेरे तक पहुंचाने के लिए एक आदमी भेजा था। ये सब सुनकर सुमन के शरीर से जान निकल गई, हिम्मत जवाब दे गई। वह मायूस होकर बोली, हाँ मैं राजेश से प्रेम करती हूँ, मगर ये गलत है कि मैं उसके साथ सोई हूँ, मेरे मन पर उसका कब्जा है, मगर तन को मैंने किसी को नहीं छूने दिया। अखिलेश बोला, शादी वाले दिन ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? प्रेम था तो पहले भाग जाती या कुछ और कर लेती। सुमन चुप हो गई। वह बोला, पता है, जब पहली बार तुम्हारी फोटो मुझे दिखाई गई थी तभी मुझे तुमसे प्रेम हो गया था, फिर जिस दिन तुम्हें देखने गया था तब तो तुम्हारे अपूर्व सौंदर्य और भोलेपन पर मैं मर मिटा था। मैंने तुम्हें लेकर बहुत सपने देखे थे, मगर जिंदगी के सबसे अहम दिन सारे सपने टूट गए। सुमन कुछ न बोली, बोलती भी क्या, उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। वह आगे बोला, जिस दिन तुम्हें देखने गया था उसी दिन बता देती तो इतनी तकलीफ और समस्याएं नहीं आती, मगर तुम तो उस दिन कुछ बोली भी नहीं थी। मुझे लगा लोक लाज के कारण चुप हो, मुझे क्या पता था जिस दिल में घर बनाने के मैं सपने देख रहा था वह किसी और के नाम हो चुका है। सुमन बोली, आप बहुत समझदार हो, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अखिलेश बोला, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें ही पता होना चाहिए क्या करोगी। मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं क्या करूँगा? सुमन ने धड़कते दिल से पूछा, आप क्या करोगे? वह उदास स्वर में बोला, मेरी तरफ से तुम रिहा हो, तुम्हारा दिल ही मेरा नहीं तो तुम्हारे जिस्म का क्या करूँगा, इसलिए जब तुम मायके जाओगी तब मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। सुमन बोली, विदाई के बाद मायके का कोई न कोई शख्स हर लड़की के साथ उसके ससुराल आता है, फिर एक दो दिन बाद उसे विदा करा के ले जाता है। शायद मैं उनके लिए अब मर चुकी हूँ। वह लोग मुझे घर से निकालना चाहते थे, निकाल दिया, मेरे साथ तो कोई भी नहीं आया। अब अगर मुझे कोई लेने नहीं आया
तब आप क्या करोगे? अखिलेश बोला, अभी इंतजार करो, कोई ना कोई जरूर आएगा, अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। फिर वे दोनों सोने की कोशिश करने लगे, मगर नींद किसी की आंखों में भी नहीं थी। कैसे होती? दोनों की जिंदगी दांव पर लगी थी। दो ऐसे लोग बंधन में बंध गए थे जिन्हें साथ चलना ही नहीं था, मगर दोनों की जिंदगी का ये पड़ाव भी अजीब था। एक दूसरे के होकर भी पराये थे। कुछ देर बाद सुमन सो गई थी, मगर अखिलेश जाग रहा था। उसने बल्ब जलाकर देखा, वह घुटनों में सर देकर गठरी सी बनी सो रही थी। उसके मासूम चेहरे पर उलझन के भाव थे, जैसे दुनिया उसके समझ में न आई हो। अखिलेश सोच रहा था कि यह सुंदर सी छुई मुई सी लड़की उसकी पत्नी है। आज उस पर उसका सर्वाधिकार है, फिर भी उसके नन्हे से दिल में वह नहीं है। एक ऐसा अधिकार है, वह चाहता तो अपना पति अधिकार जबरदस्ती भी हासिल कर सकता था, मगर वह ऐसा लड़का नहीं था। उसे सुमन पूरी चाहिए थी, उसका तन और मन दोनों चाहिए था। सर्दी बढ़ गई थी। अखिलेश ने एक चादर उठाकर सुमन के ऊपर डाल दी। चादर बदन को छूते ही सुमन ने डरते हुए झटके से आंख खोल दी। फिर अखिलेश को देखा तो मुस्कुराते हुए फिर से आंख बंद कर ली। सुबह अखिलेश से पहले उठकर सुमन दैनिक कार्यों में लग गई थी। सुंदर बहू पाकर सुमन की सास बहुत खुश थी। सुमन की ननद और देवर भी खूबसूरत सी भाभी के चारों ओर मंडरा रहे थे। उसे खुश करने के लिए अच्छी चीजें खिला रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। सुमन उनके साथ मिलकर चहक उठी थी। सुमन की जिंदगी के पिछले 2 साल बहुत बुरे गुजरे थे। जब से उसके घर वालों को उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला था, तब से घर में उसकी इज्जत बहुत घट गई थी। सभी उसके साथ रूढ़ता से पेश आते थे। वह अपनों के प्यार के लिए तरस गई थी, मगर ससुराल में सभी का निश्चल प्रेम पाकर उसका चेहरा खिल उठा था। अखिलेश अपनी अलग खाट पर सोता था। पता नहीं क्यों सुमन को अखिलेश पर एक अलग तरह का भरोसा हो गया था। वह उसके संयम और दोस्ताना व्यवहार की कायल हो गई थी। अखिलेश सुबह सुबह खेत में चला जाता था। खेत में सरसों और गेहूं की फसल अपनी जवानी पर थी। सुंदर और मनमोहक हरियाली के बीच वह काम करते हुए सुकून को तलाशने की कोशिश करता था। उसका खाना खेत में ही आ जाता था। बहन या भाई ले आता था, मगर एक दिन बहन के साथ छम छम करती सुमन खेत में आ धमकी। खेत में पसरी हरे रंग की चादर के बीच सुमन का सौंदर्य और भी ज्यादा निखर गया था। सर पर खाने का सामान रखे जब वह उसके नजदीक आकर खड़ी हुई, तो वह उसे देखता ही रह गया। खेत में बने घास फूस के छप्पर में बैठकर वह खाना खाने लगा। तब सुमन उसके पास बैठी उसे निहार रही थी। अखिलेश की बहन खेत में घूमने चली गई थी। अभी उसने खाना खाया ही था कि अचानक से तेज हवा के कारण छप्पर हिला और फिर तेजी से गिरने लगा। छप्पर से बाहर भागने का वक्त नहीं था, मगर अखिलेश ने फुर्ती दिखाते हुए सुमन को बाहों में लिया और उसे कोई चोट न लग जाए इसलिए खुद ढाल बनकर उसके ऊपर छा गया। छप्पर में लगे मोटे काठ के लठ और घास फूस का ढेर सारा वजन उनके ऊपर आकर गिरा। सुमन के मुंह से चीख निकल गई, मगर जब उसने देखा कि वह अखिलेश की बाहों में सुरक्षित है, उसे बचाने के लिए अखिलेश ने खुद को आगे कर दिया है, तब उसे अखिलेश की चिंता होने लगी। वह बोली, आप ठीक हो जी? अखिलेश को बहुत चोटें आई थी, कई जगह से खून भी बहने लगा था। फिर भी वह बोला, ठीक हूँ, मगर अब निकले कैसे? शोर सुनकर अखिलेश की बहन दौड़ कर आ गई थी। वह भाई और भाभी को आवाज लगाती हुई उनके ऊपर गिरा सामान हटाने लगी। सुमन अखिलेश के सीने से नीचे महफूज थी। उसने महसूस किया कि वह बहुत ताकतवर है। इतना वजन इसके ऊपर गिरा हुआ है, फिर भी कोशिश कर रहा है कि वह मेरे ऊपर जरा भी
बाहर ना आने पाए। अखिलेश की बहन उनके ऊपर गिरा मलबा हटाने में लगी थी, मगर मलबे के नीचे दबे अखिलेश की पीठ पर लगे जख्म से खून निकलकर जब सुमन के चेहरे पर गिरा तब वह डर गई। बोली, आपको तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है जी। फिर वह नीचे से ही अपना हाथ ऊपर ले जाकर उसकी पीठ पर जख्म टटोलने लगी। ये सुमन का पहला स्पर्श था। उसके कोमल हाथ में ना जाने ऐसा क्या था कि ऐसी परिस्थिति में भी वह थरथरा गया था। बड़ी मशक्कत के बाद दोनों मलबे से बाहर निकले। भाई की हालत देखकर बहन तो रो ही पड़ी। वह जगह जगह से छिल गया था। पूरे शरीर पर खरोंचों के निशान थे। पुराना छप्पर था। अंदर लगी लकड़ियों को दीमक ने खोखला कर दिया था। सुमन आंखों में आंसू भरकर बोली, लगता है मैं ही मनहूस हूँ। मेरा खेत में पग फेरा होते ही ये मुसीबत आन पड़ी। ननद बोली, आप क्यों खुद को दोष दे रही हो भाभी? होनी तो पहले से लिखी होती है। उसके बाद आगे के दिन कुछ अलग ही थे। सुमन उसके जख्मों में दवा लगाया करती थी। वह अपनी पीड़ा उसके स्पर्श से ही भूल जाता था। सुमन 1 महीने तक ससुराल में रही। इस दौरान वह सबसे घुल मिल गई थी। उसने अखिलेश को बहुत करीब से देखा था। वह उसे बहुत प्यारा और मासूम सा लगा। सुमन का पिता जगदीश नहीं चाहता था उसे मायके लाया जाए, मगर लोक लाज के डर से उसे ऐसा करना पड़ा। सुमन का बड़ा भाई आया और उसे मायके ले गया। पीहर आने के बाद वह अजीब से भंवर जाल में फंस गई थी। अब उसे राजेश याद ही नहीं आता था। रह रहकर अखिलेश का चेहरा सामने आ जाता था। राजेश से तो उसने सिर्फ आंख मिचौली खेली थी, मगर अखिलेश को उसने करीब से जाना था। इतने दिन एक मर्द के साथ एक कमरे में रही, मगर कभी भी उसे नहीं लगा कि वह उसे छूना चाहता हो। मगर एक बार अंधेरे में जब वह अपने आशिक राजेश से बात कर रही थी, तब उसने तो उसे दबोचने का प्रयास किया था। जब वह अपने पति के बारे में सोच रही होती, तब उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती थी। उसे याद आया, एक दिन उसकी ननद रसगुल्ले लेकर आई थी। बोली, भैया तुम्हारे लिए शहर से लाए हैं भाभी, मगर मुझे कहा है तुम्हें ना बताऊं कौन लाया है। सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अकेले ही बड़बड़ाई, पागल है वह, बोलकर कुछ नहीं कहते, मगर प्यार तो मुझसे बहुत करते हैं। एक रात वह सोने से पहले मंगलसूत्र उतार रही थी, मगर मंगलसूत्र को छूते ही अखिलेश का उदास चेहरा उसके सामने घूमने लगा। जब वह भाई के साथ पीहर आने के लिए घर से निकल रही थी, तब कमरे की दहलीज पर उदास खड़ा अखिलेश सुनी आंखों से उसे ही तो देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, फिर से लौटकर आओगी क्या? पागल, एक बार रोककर ये तो कह ही सकते थे, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। मगर मैं तो पराई हूँ ना, शायद वह नहीं आएंगे। उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था कि जब तू मायके चली जाएगी उसके बाद तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। समझ लेना तुम्हें रिहा कर दिया है। मगर उन्हें नहीं पता मुझे रिहाई नहीं चाहिए। ऐसे कैसे रिहा कर देंगे? शादी हुई है, 7 जन्मों का बंधन है, कहने से थोड़ी टूट जाएगा। अभी सुमन को मायके आए 3 दिन ही हुए थे कि उसकी एक सहेली आ गई। जब सुमन ने राजेश का हाल पूछा तो सहेली बोली, वह मजे में है, तेरे जाने के बाद वह नीलम के साथ सेट हो गया है। इतना सुनते ही सुमन के दिल में भूचाल आ गया, जिसके लिए वह पूरे घर वालों से लड़ रही थी, जिसके लिए पति की नज़रों में गिर गई। वह तो सच्चे प्यार का काखा घाघा भी नहीं जानता। अब तो बची खुची धुंध भी मिट गई थी, कोहरा छट गया था। सुमन की समझ में आ गया था, जो प्यार लफ्जों से बयां किया वह प्यार नहीं होता, कस्में वादे किए वह सच्चा प्यार नहीं होता। प्यार तो मोह, चुप और मौन सा सम्मोहन है, एक एहसास है जिसे उसने अपने पति के पास रहते हुए अनुभव किया था। सुमन को वह सीन फिर याद आया जब अखिलेश लहूलुहान होकर भी उसे बचा रहा था, खुद दर्द में होकर भी यह देख रहा था मैं सुरक्षित हूँ कि नहीं। जिस राजेश के लिए उसने दुनिया से
लड़ने की ठानी थी। उसे खोकर भी उसे जरा भी दुख नहीं हो रहा था, बल्कि वह खुद को हल्की महसूस कर रही थी। सहेली के जाने के बाद वह शीशे के सामने बैठ गई, फिर गले में पड़े मंगलसूत्र को चूमने लगी। उसे माथे के लगाकर भगवान का आभार व्यक्त करने लगी कि उसने इस जंजाल से उसे निकाल लिया। सुमन ने शीशे के सामने बैठकर पूरे 16 श्रृंगार किए। मांग तो इतनी लंबी भरी कि उसे पीछे चोटी तक ले गई। फिर पूरी तरह तैयार होकर वह माँ के पास गई और बोली, कैसी लग रही हूँ माँ? माँ उसे इस हालत में देखकर डर गई, क्योंकि उसे आए हुए अभी 3 दिन ही हुए थे। माँ सोचने लगी, ये किसके लिए सज धज कर आई है? दामाद जी तो इतनी जल्दी आने से रहे, जरूर ये उस कल मुहे राजेश के लिए तैयार होकर आई है। मगर बाहर से नॉर्मल रहते हुए माँ बोली, बहुत सुंदर लग रही हो बेटी। फिर सुमन सपाट लहजे में बोली, माँ 1 बजे की बस है, भाई को साथ भेज दे, मुझे ससुराल जाना है। इतना सुनकर माँ के दिल में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई, मगर वह खुशी को दबाते हुए बोली, अभी 3 दिन ही हुए हैं तुम्हें आए हुए, कुछ दिन मायके में भी रह लो। सुमन बोली, क्या करोगी मुझे रखकर माँ? घर के एक सदस्य को तो मेरी निगरानी में बैठाना होगा, और तुम लोगों के पास मुझसे बात करने के लिए वक्त भी नहीं है। थोड़ा सा बहक गई थी, मगर फिसली नहीं हूँ। ये उम्र ही ऐसी होती है, मगर तुम लोगों को भी मुझे समझाना नहीं आया। घर में बंद करने से, मार कुटाई करने से ये बचपना नहीं जाता माँ। कितना अजीब है ना माँ। मेरे पति ने बिना कुछ बोले मुझे समझा दिया। कमरे के बाहर खिड़की के पास खड़ा सुमन का पिता ये सब सुनकर रो पड़ा। भटकती हुई बेटी रास्ते पर आ गई थी। एक बहुत ही ज़्यादा समझदार दामाद मिला था। इससे ज़्यादा एक बेटी के बाप को और क्या चाहिए। वह आंसू पोंछता हुआ कमरे के भीतर आकर बोला, चल बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ आता हूँ। सुमन भरी आंखों से पिता की तरफ देखकर बोली, बापू एक बात कहनी थी आपसे। बाप बोला, क्या? सुमन बोली, पहले तो ऐसा लगता था जैसे आप बाप नहीं दुश्मन हो, मगर आज समझ में आ गया बापू की आपसे ज़्यादा मेरा अच्छा सोचने वाला कोई नहीं है। मेरी जैसी बेकार बेटी के लिए आपने इतना अच्छा दामाद कैसे ढूंढ लिया बापू? बाप के मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। उसने रोती बिलखती बेटी को गले से लगा लिया। सुमन शादी के बाद विदाई पर भी पिता के गले नहीं लगी थी, मगर जब आज गले लगी तब उसे एहसास हुआ कि उसकी असली विदाई तो आज हो रही है। बिना बाप के गले लगे कैसे विदाई? फिर जगदीश बेटी को ससुराल छोड़ आया। सुमन की सास ये सोचकर बहुत खुश हुई कि बहू का मायके में मन नहीं लगा। सुमन की ननद ने बताया, भाभी तुम गई उसी दिन से भैया खेत में ही सोने लगे हैं। कहते हैं फसल पकाई पर है, इसलिए रखवाली जरूरी है, इसलिए शाम का खाना भी उन्हें खेत में जाकर देकर आना पड़ता है। सुमन बोली, आज खाना मैं ले जाऊंगी, आप मुझे खेत तक छोड़ आना, मैं वापस नहीं आऊंगी। आपके भाई के साथ मैं भी खेत की रखवाली करूंगी। ननद भाभी को कोहनी मारते हुए बोली, मैं जानती हूँ आप दोनों कौन सी रखवाली करोगे, बच्ची नहीं हूँ, शादी की उम्र हो गई है मेरी। फिर दोनों ननद भाभी हंसने लगी। सुमन ननद के साथ तो हंस ली थी, मगर उसके अंदर ही अंदर एक तूफान सा उठ रहा था। उसे डर लग रहा था कि अखिलेश ने उसे उल्टा कहकर धक्के मारकर निकाल दिया, तब क्या होगा? तब तो वह कहीं की नहीं रहेगी। पता नहीं आज क्या होगा। यही सोचकर उसका नन्हा सा दिल उछल पड़ता था। अंधेरा होने में कुछ वक्त बाकी था। अखिलेश ट्यूबवेल पर नहाकर आया ही था, अभी खाट पर भी नहीं बैठा था कि उसे सर पर खाने का सामान लिए सुमन आती दिखाई दी। उसे लगा कि ये उसका भ्रम है, इसलिए उसने जोर से अपने ही कमर में चिकोटी काटी। जब दर्द हुआ तब उसे एहसास हुआ कि ये सुमन है। जब भ्रम दूर हो गया तो उसका दिल धक धक करने लगा।
सांस थोड़ी तेज चलने लगी। सुमन बिल्कुल पास आ गई थी। उसने खाना खाट पर रख दिया, फिर खड़ी होकर अखिलेश की ओर देखने लगी। वह बोला, तुम तो कभी न लौटकर आने के लिए गई थी ना। सुमन उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मेरे कुछ सवालों के जवाब अधूरे रह गए थे, वही पूछने के लिए लौट आई हूँ। वह बोला, कैसे सवाल? सुमन बोली, क्या आपके दिल में मेरे लिए थोड़ा बहुत प्यार है? वह बोला, पता नहीं। वह बोली, ठीक है, मत बताओ, मगर इतना तो बता दो, क्या मैं उसकी नज़र में चरित्रहीन हूँ? वह चुप हो गया। सुमन आंखों में आंसू भरकर बोली, भगवान के लिए यहाँ चुप मत रहो, जो भी आपके मन में है बोल दो। अखिलेश बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी नज़र में एक पवित्र नारी हो। इतने सुनते ही वह रो पड़ी। उसके पैरों में बैठते हुए बोली, माफ़ कर दो, बच्ची हूँ, नादान हूँ, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। जवानी कमबख्त विचारों का तूफान लेकर आई थी, उसी में बहक गई थी। मगर आपसे मिलने के बाद पता चला वह प्यार नहीं था, सिर्फ एक लड़खड़ाहट थी। प्यार तो मुझे आपसे हो गया है, जिसमें एक मीठा सा दर्द है, एक उम्मीदों की मुस्कान है, एक रूह का सुकून है। वह खाट पर बैठता हुआ बोला, एक बात कहूँ? वह जमीन पर बैठती हुई उसका घुटना पकड़कर पास सरकती हुई बोली, क्या? वह बोला, जिस दिन तुम गई थी उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। ऐसे लगा था कलेजे से कुछ निकलकर दूर चला गया है। मैं रात को उठकर खेत में चला आया था, फिर वापस गया ही नहीं हूँ। इतना सुनते ही वो उसके घुटने के लिपट कर सिसकते हुए बोली, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? वह उदास होकर बोला, मुझे आधी अधूरी सुमन नहीं चाहिए थी, मुझे पूरी सुमन चाहिए थी। मैं पहले तुम्हारे समुंदर से दिल में रहना चाहता था। वह तड़प कर बोली, अब मैं पूरी तरह आपकी होकर आई हूँ, उस गंदगी को पूरी तरह निकाल कर आई हूँ जो नादानी में मेरे दिल में घुस गया था। 3 दिन आपसे दूर क्या रही, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जब दिल घबराने लगा तो लौट आई। फिर वह दोनों खड़े होकर एक दूसरे के गले से लिपट गए थे। अंधेरा हो चला था। मार्च के महीने की सुहानी रात शुरू हो चुकी थी और खुले आसमान के नीचे 2 आत्माएं मिल रही थी। उन्हें मिलते देखकर खेत में खड़ी फसल भी लहलहाकर एक दूसरे के गले मिलने लगी थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।